कीमती पन्ना भाई नितेश सर। इस वीडियो के सीरीज की अगली वीडियो आपके सामने है, जिसमें हमने पहले ही वादा किया था कि वर्ब का, क्रिया का हम लोग यहाँ पे डिटेल एनालिसिस करेंगे, अध्ययन कर लेंगे। आइए, वर्ब जिसे हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो एक्शन या स्टेट दिखाता है, स्थिति दिखाता है। कोई शब्द जो डूइंग वर्ब के नाम से भी वर्ब को जानते हैं। नाउन या प्रोनाउन के द्वारा की हुई किसी क्रिया का नाम भी वर्ब है, या नाउन या प्रोनाउन की स्थिति स्पष्ट करने वाले शब्द भी वर्ब के कॉलम में आते हैं। वर्ब के काइंड्स भी हम लोग पढ़े थे, एक्शन, स्टेटिव, ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव, ऑक्सिलरी, प्राइमरी, बेस, मेन वर्ब, मॉडल वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, रेगुलर, इरेगुलर, फाइनाइट, नॉन फाइनाइट, ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं। आज इसी का एक्सप्लेनेशन विथ एग्जांपल और विथ डेफिनेशन करना है। वर्ब के मतलब डेफिनेशन के तुरंत बाद आइएगा, लिखिएगा काइंड्स ऑफ वर्ब। वर्ब के कितने प्रकार हैं? जिस तरीके से विशेषण को पढ़ते समय, एडजेक्टिव को पढ़ते समय हम लोग मेन दो पे फोकस किए थे कि डिस्क्रिप्टिव और रिस्ट्रिक्टिव। डिस्क्रिप्टिव के 2 पार्ट और रिस्ट्रिक्टिव के 5 पार्ट्स, इससे आसान हो जाता है याद करना। वैसे ही यहाँ भी केवल 2 ही वर्ब ध्यान देना है। एक जिसमें हमारे किसी भी फिजिकल मूवमेंट का जिक्र हो, जिसमें हमारे शरीर के हाथ पांव या कोई भी अंग अगर किसी क्रिया में सम्मिलित हो गया, एक्शन वर्ब है। या अगर कोई ऐसा शब्द आ गया जिसमें हमारे शरीर का कोई अंग नहीं, केवल बता रहा है कि राम है, टीचर है, डॉक्टर है, वकील है, तो इज एमआर से संबंधित कोई ऐसा वर्ब जो केवल किसी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति स्पष्ट करता है, जिसमें शरीर के किसी भी अंग का कोई हरकत नहीं है, वो स्टेटिव वर्ब है। अब इस काइंड्स ऑफ वर्ब का पहला एक्शन वर्ब, एक्शन वर्ब, इसे आप कैसे लिखेंगे? दोज वर्ब्स, ऐसे कोई भी शब्द जो शरीर के मूवमेंट से, आप इसे लिख भी सकते हैं, पहले एक्शन वर्ब में लिख लें, दोज वर्ब्स, लिख दे रहे हैं हम, दोज वर्ब्स which take, लिख दो, which take physical movement are known as action verb। जैसे हमारे शरीर के किसी भी अंग का कोई भी मूवमेंट पाया जाएगा, कोई भी हरकत, दौड़ना, सोना, खेलना, पढ़ना, लिखना, वो सब किसमें आएंगे? एक्शन वर्ब में। लेकिन वही स्टेटिव वर्ब में क्या आएगा? दोज वर्ब्स विच शोज, लिख लें, दोज वर्ब्स which shows the position of noun or pronoun are called, verbs है तो आर लगेगा, are called क्या? स्टेटिव वर्ब। ऐसा कोई भी शब्द जिसमें आप देख लें कि नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन क्या, स्थिति क्या है, बस स्टेटिव वर्ब। जैसे एग्जांपल, ही इज अ स्टूडेंट। इज जो है ही के बारे में केवल ये बता रहा है कि उसकी स्थिति क्या है, वो है क्या, उसका प्रोफेशन क्या है, इसलिए इसे स्टेटिव वर्ब के कॉलम में रखते हैं। अब अगला, ये तो आप पढ़ चुके थे पीछे भी, इस सीरीज का अगला जो क्रम है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब, चलिए, ट्रांजिटिव को हिंदी में कहते हैं सकर्मक क्रिया। कहते हैं ऐसी क्रिया जिसके बाद उसका ऑब्जेक्ट उसके साथ हो। ऐसे यहीं से पढ़ लीजिए, स मतलब सहित और कर्म मतलब ऑब्जेक्ट। ऐसी क्रिया जो कर्म सहित हो,
दोज वर्ब्स विच टेक्स देयर ऑब्जेक्ट विथ देम, ऐसी कोई भी क्रिया जिनके साथ उसकी क्रिया, जिसके साथ उसका कर्म हो। अंग्रेजी व्याकरण जिस फार्मूले पे चलता है कि सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, बस यही फार्मूला है। इसके बाद अदर हो या ना हो, अन्य चीजें हो या ना हो, लेकिन सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ऐसी कोई भी क्रिया जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट लिए हुए हो, ये ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। और एक आप वॉइस पढ़े होंगे, नाम सुने होंगे, वॉइस। वॉइस में एक्टिव वॉइस तो ठीक है, जब पैसिव बनाना होता है तो हम केवल उन्हीं क्रियाओं का पैसिव बना सकते हैं जो ट्रांजिटिव वर्ब हो, मतलब जिन क्रिया के साथ उनका अपना ऑब्जेक्ट उसके साथ हो। एग्जांपल लीजिए, अभी समझ में आएगा। अगर ट्रांजिटिव, हाँ पहले इसको लिख लें कि दोज वर्ब्स which take their object with them are called transitive verb। वैसी कोई भी क्रियाएं जो अपने साथ क्या लेती हैं, जो अपने साथ ऑब्जेक्ट लेती हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती हैं। एग्जाम्पल, शिवांगी gave me a cup of tea। एक कप ऑफ टी, ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए आपको वर्ब से हु का प्रश्न या व्हाट का, सॉरी हु नहीं, हु से सब्जेक्ट निकलता, व्हाट का या टू हुम का, क्या या किसको। अगर क्रिया से आप पूछेंगे क्या या किसको तो ऑब्जेक्ट निकल जाता है। शिवांगी गेव मी एक कप ऑफ टी, शिवांगी ने मुझे एक कप चाय दिया था। अगर इस वर्ब से आप पूछ ले क्या दिया था या टू हुम किसको दिया था, तो आपको ऑब्जेक्ट निकल जाएगा। ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, व्हाट क्या दिया था, तो एक कप ऑफ टी ऑब्जेक्ट है। ये ऐसी वर्ब है जो अपने साथ यहां ऑब्जेक्ट ली है। या किसको, मुझे। अगर पैसिव बनाना होगा तो आई से बना सकते हैं, आई वॉज गिवेन, या अ कप ऑफ टी वॉज गिवेन टू मी बाई शिवांगी, ये पैसिव। लेकिन सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऐसी सभी क्रियाएं जो अपने ऑब्जेक्ट को अपने साथ लिए रहती हैं, ऐसी कोई भी क्रिया क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती है। अगला है इनट्रांजिटिव। अब देखिए, ये अपने नाम से ही कंफर्म कर देगा। ये था सकर्मक और ये है अकर्मक। अ मतलब न, ऐसा कोई भी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट उसके साथ न हो। दोज वर्ब्स which do not take their object with them are called intransitive verb। ऐसा कोई भी वर्ब जो अपने साथ अपना ऑब्जेक्ट न लिए हो, वो इंट्रांजिटिव वर्ब कहलाएगी। देखिएगा, जिसमें क्रिया के बाद ऑब्जेक्ट, जिस क्रिया में वर्ब के बाद उसका ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, उसी वाक्य के क्रिया से पूछिए व्हाट या टू हुम, क्या या किसको, जो जवाब मिलेगा वो ऑब्जेक्ट है। लेकिन ऐसे बहुत से वाक्य होते हैं जिसमें निश्चित रूप से वर्ब तो होता है, लेकिन वर्ब के साथ उनका ऑब्जेक्ट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स बार्क, कुत्ते भौंकते हैं।
ठीक, या हम कह दे मोहन प्लीज, मोहन खेलता है। ठीक, ये इंट्रांजिटिव वर्ब कैसे है? सब्जेक्ट तो है दोनों में, वर्ब भी है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट का स्थान है वो दोनों में खाली है, दोनों में खाली है। अगर हम यहां लिख दें कि डॉग्स बार्क एट द स्ट्रेंजर्स, अजनबियों के ऊपर भौंकते हैं, या मोहन प्लेज क्रिकेट, तो ऑब्जेक्ट का स्थान भर जाएगा। लेकिन ऐसी क्रियाएं जो ऑब्जेक्ट लिए हुए हो वो कहलाती हैं ट्रांजिटिव, और जिनमें ऑब्जेक्ट इसकी तरह न हो ये कहलाती हैं इनट्रांजिटिव। और इनट्रांजिटिव वर्ब में अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो उसका पैसिव नहीं बनता है। पैसिव बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब, पैसिव बनाने के लिए अगर एक्टिव से पैसिव बनाना है तो ट्रांजिटिव वर्ब का होना आवश्यक है। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब उसके साथ उसकी दी हुई ऑब्जेक्ट का कर्म का होना आवश्यक है, क्योंकि पैसिव बनाने के लिए हमें इस ऑब्जेक्ट से ही शुरू करना पड़ता है। एग्जांपल ले अगर कि राम किल्ड रावण, राम ने रावण को मारा था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। पैसिव कैसे बनता है? ऑब्जेक्ट से ही शुरू करते हैं पैसिव में। रावण वाज किल्ड बाई राम, अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो, यहां का जगह खाली हो, तो आप सब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट ही आपको नहीं मिलेगा, ऑब्जेक्ट को ही पैसिव का सब्जेक्ट बना देते हैं। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इज गिवन मच इंपॉर्टेंस टू मेक सब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस, महत्व देके उसे पैसिव का सब्जेक्ट बना दिया जाता है। इसलिए ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब का अध्ययन बहुत आवश्यक है। आप आगे के चैप्टर्स में जब पैसिव वॉइस पढ़ेंगे तो फिर ये दोनों भाई आपको वहां क्रमशः मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव के बाद अगला नंबर क्या था? ऑक्सिलरी का। क्या है? ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी जो है हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं। तीसरा या चौथा नंबर आप डाल दीजिएगा जो भी हो। ऑक्सिलरी को क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया क्या है? टेंस बनाने के लिए जब भी हम लोग कोई वाक्य लिखते हैं, टेंस का निर्माण करते हैं, तो हमें वाक्य के रूप को सही और व्यवस्थित करने के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ती है वो सहायक क्रिया कहलाती है। अब इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो बनाए थे टेंस से संबंधित, डू, बी और हैव का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में है, जरूरत होगी तो इसे आप जरूर जाके एक बार पढ़ लीजिएगा। डू, बी और हैव, यही ऑक्सिलरी है, वही हेल्पिंग है, यही बेस है, यही प्राइमरी है, यही लिंकिंग है, सब कुछ इसी में है। इसी से पूरे टेंस का निर्माण बना है। ऐसी क्रियाएं जो, टाइम देखिएगा, ऐसी क्रियाएं जो, लिख लो, दोज वर्ब which take one more verb to make tense are called helping verb। अगर किसी वाक्य में कोई एक क्रिया है तो उस क्रिया को एक दूसरे क्रिया की अगर आवश्यकता है, उसकी मदद करनी पड़ रही है, उसे सहायता करना पड़ रहा है, तो वो क्रिया कहलाएगा हेल्पिंग वर्ब। जैसे मोहन इज डूइंग गुड फॉर हिज एग्जाम। मोहन इज डूइंग गुड फॉर हिज एग्जाम। अगर इस इज को हम यहां से हटाएं, सपोज एक सेकंड के लिए, हेल्पिंग वर्ब क्या है समझिएगा, और केवल लिख दें कि मोहन डूइंग गुड फॉर हिज एग्जाम,
तो ये इज का काम यहाँ पे क्या है, इसके पहले इज जब भी आता था वो लिंकिंग स्टेटिव वर्ब के रूप में आता था, बताने के लिए कि वो अच्छा कर रहा है। लेकिन यहाँ इसको टेंस का निर्माण करने के लिए इस क्रिया को एक और क्रिया की आवश्यकता पड़ गई, ठीक। लेकिन जब भी इन दोनों की काउंटिंग होगी, गणना होगा, तो केवल एक माना जाएगा, ये दो नहीं माना जाएगा, केवल एक क्रिया मानी जाएगी। वो बाद का विषय है, बाद में समझेंगे। मतलब इसमें डूइंग है, लेकिन डूइंग को एक और वर्ब की आवश्यकता पड़ गई, ये इसकी सहायता कर रही है यहाँ पे, इसलिए ऐसी क्रिया को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कर देते हैं। तब कहते हैं जब ये टेंस का भी निर्माण करे। और थोड़ा सा भी जिस बच्चे की समझ है वो जानता है कि ये प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट का कंटीन्यूअस है। टेंस बनाने में, टेंस का निर्माण करने में अगर किसी क्रिया को किसी एक दूसरे इसमें से डू बी और हैव में से किसी एक क्रिया की आवश्यकता पड़ गई, इज नोन एज हेल्पिंग और ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए, मोहन इज डूइंग गुड, एक एग्जांपल। अगला अगर आप देखें, राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। राम डज नॉट गो टू स्कूल डेली। अब यहां एक वर्ब है, लेकिन इस वर्ब को एक अतिरिक्त वर्ब की आवश्यकता पड़ी, किसके लिए, टेंस बनाने के लिए, टेंस का निर्माण करने के लिए। इसलिए ऐसी कोई भी क्रिया हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से जानी जाएगी। इस ऑक्सिलरी के जो पार्ट होंगे वह दो हो जाएंगे, प्राइमरी, बेस और मेन। अगर कोई वाक्य ऐसा आए जिसमें एक ही वर्ब आए, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ऑक्सिलरी के कितने प्रकार, दो। पहला प्राइमरी, या इसी प्राइमरी को हम लोग बेस कह देते हैं, जो यहां हम लोग लिखे थे, डू बी और हैव। मैंने उस दिन भी कहा था कि इन्हीं तीनों से पूरे टेंस का निर्माण हुआ है। इसका एक अलग वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, जो टेंस लिखा हुआ है ऊपर, उसे आप खोलेंगे तो सारी चीजें स्पष्ट होने वाली हैं। प्राइमरी है, प्राइमरी ये, और दूसरा होता है बेटा इसमें मॉडल वर्ब। क्या होता है, मॉडल वर्ब। ये दोनों फिर हेल्पिंग वर्ब के ही रूप में आएंगे, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के, ऑक्सिलरी वर्ब के ये प्रकार है। तो प्राइमरी क्या है, डू बी और है, डू बी और है। अगर ये टेंस का निर्माण करती हैं, डू से डज, बी मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब, हैज, हैव, तो ये सब बेस वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है। मॉडल क्या है, विल और शैल। विल और शैल का प्रयोग हम लोगों ने मॉडल के रूप में ले लिया है, फ्यूचर के वाक्यों को पहचानने के लिए। अब देखिएगा, ऐसा वर्ब जो ऑक्सिलरी का बेस है, इसे हम प्राइमरी या बेस वर्ब कहते हैं। ऐसा वर्ब विल और शैल या कैन, कुड, मे, माइट, शुड, आर्ट, जो भी है, ऐसे शब्द जिसे हम लोगों ने मॉडल के रूप में आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ सेंटेंस के लिए जिस मॉडल को हमने ले लिया, जैसे कोई हिंदी का वाक्य है, उसे अब घर जाना चाहिए, ही शुड गो टू होम नाउ। तो चाहिए, जिस वाक्य में हमें चाहिए का बोध आता है, हिंदी में खाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, भारत सरकार को ये करना चाहिए, तो वहां शुड का प्रयोग, मतलब हम लोगों ने चाहिए टाइप के सेंटेंस के लिए शुड को मॉडल ले लिया कि हिंदी में जहां चाहिए होगा वहां हमें शुड लगाना है। ऐसे ही मॉडल का निर्माण हुआ था। विल और शैल का निर्माण टेंस बनाने के लिए हुआ। तो प्राइमरी, बेस, मॉडल, ठीक। इसके बाद, चूंकि इसको मैं थोड़ा जानबूझ के नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूं, टेंस का वो पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसे जरूरत होगी वो वहां से उठा लेगा। मॉडल के बाद क्या है, मेन वर्ब, इसी का मेन वर्ब है। अगर ये सिंगल पर्टिकुलर प्रयोग कर दिए जाते हैं तो मेन वर्ब के रूप में आते हैं। अगला है लिंकिंग। क्या है, लिंकिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज और वेयर। क्या करते हैं, ये वाक्य में नाउन या प्रोनाउन के स्टेटिव वर्ब की तरह काम करते हैं। एक नाउन को दूसरे नाउन से लिंक कर देते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे सत्यम इज अ गुड
बॉय। स्टेटिव वर्ब का भी एग्जांपल यही मैंने दिया था, लेकिन इस नाउन से लिंक करने के लिए स्थिति तो बता ही रहा है, प्लस ऐसे ही वर्ब को हम लोग लिंकिंग वर्ब के भी नाम से जानते हैं। दोज वर्ब्स व्हिच इज यूज्ड टू लिंक टू नाउन्स और टू प्रोनाउंस इन द सेंटेंस आर नोन एज लिंकिंग वर्ब। एग्जांपल सत्यम इज अ गुड बॉय। अगला क्या है लिंकिंग के बाद? हाँ, रेगुलर और इरेगुलर। इसे मिटाते हैं, इसके लिए थोड़ा बड़ा चार्ट बनाना पड़ेगा। रेगुलर और इरेगुलर, इन दोनों को एक छोटे से चार्ट से आप समझ लेंगे। आप भी बना लीजिएगा इसको। वर्ब के जो होते हैं 5 फॉर्म होंगे। कितने? 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। इसी से सब कुछ समझ में आ जाएगा, 1 सेकंड में आ जाएगा। सबसे पहला होता है रेगुलर और इरेगुलर। क्या है ये समझने के लिए आप जान लें कि वर्ब का 2 फॉर्म जिसे हम लोग इंफिनिटिव भी कहते हैं, ठीक? तो 2 फॉर्म हो गया। इसके बाद वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, जिसे हम लोग इंडेफिनिट फॉर्म कहते हैं। दूसरा है वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल या वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चौथा है वर्ब में आईएनजी फॉर्म। अब देखिएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा क्रिया कोई भी हो, इसे इंफिनिटिव कह लीजिए। इंफिनिटिव क्या है? किसी भी क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लगा देंगे तो इंफिनिटिव बन जाएगी। उसी क्रिया में यस या ईएस जोड़ देंगे, प्रेजेंट का रूप ले लेता है। उसी क्रिया की सेकंड फॉर्म हो सकती है, उसी का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं ग्रामर की भाषा में। और अंतिम है क्या? आईएनजी। जैसे यहां एक वर्ब हम लेते हैं, सबसे पहले गो। क्या लेते हैं? गो। तो गो के पहले क्या लग जाएगा? टू गो लग गया तो इंफिनिटिव बन गया। किसी गो में जब यस लगेगा तो गोज होगा या गो होगा, गो गोज। सेकेंड फॉर्म वेंट, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म थर्ड फॉर्म गॉन, और वर्ब में जब आईएनजी लगेगी तो गोइंग। अब एक और वर्ब है बी, डू बी और हैव में से। बी के पहले लगाएंगे तो टू बी पैसिव बनाने के लिए प्रयोग होता है। बी का प्रेजेंट फॉर्म होता है इज एम आर, इसका वाज और वर्ब पास्ट पार्टिसिपल बीन, और इसमें बीइंग। अगला ले लीजिए स्लिप, टू स्लिप, यहां स्लिप रहेगा या स्लिप्स हो जाएगा। यहां स्लेप्ट, यहां भी स्लेप्ट, और यहां आईएनजी लगेगा तो स्लीपिंग। एक और वर्ब ले लीजिए, अंतिम समझा दे रहे हैं। टू रीड, रीड्स, उच्चारण अलग होगा लेकिन स्पेलिंग वही है, रीड और रीड, और यहां रीडिंग। ये फॉर्म चलता है। अब आप देखिए, गो, बी, स्लीप और रीड, 4 ही वर्ब हम जानबूझ के लिए हैं रेगुलर और इरेगुलर के रूप में। रेगुलर क्या है? जो निश्चित रूप से सेकंड और थर्ड फॉर्म में परिवर्तित ना हो, और इरेगुलर वो वर्ब होते हैं जो अपने सेकंड और थर्ड फॉर्म में बार बार बदल जाते हैं। अब यहां बाकी सबसे मतलब नहीं है, रेगुलर इरेगुलर को समझने के लिए वेंट, गॉन, वाज वर, बीन, ये दोनों वर्ब क्रमशः टू बी और टू गो, ये दोनों वर्ब ऐसे हैं क्रमशः जो सेकंड और थर्ड फॉर्म में बदल गए। लेकिन ये देखिए, स्लेप्ट बदला क्या? नहीं बदला। रेड बदला क्या? नहीं बदला। अब लिखिए रेगुलर वर्ब कि दोज वर्ब्स, ऐसे लिख लीजिएगा, वर्ब्स हैव 5 टाइप्स, या द फॉर्म ऑफ वर्ब हैव 5 टाइप्स। टू इंफिनिटिव, प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल, एंड वर्ब में आईएनजी।
those verbs which changed in their second and third form, in their second and participle form, are known as regular verb. Okay, and those verbs which do not change in their second or past participle form are known as irregular verb. कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अंतिम है इसका फाइनाइट वर्ब। क्या है? फाइनाइट वर्ब। चलिए लिख लीजिए, फाइनाइट वर्ब। ये क्या है? ऐसी क्रिया जो सीमित हो जाती है, सीमित क्रिया जो अपने टेंस, पर्सन या प्रोनाउन के बदलने के बाद बदल जाए, या ऐसी क्रिया जो वाक्य में टेंस का निर्माण करे। लिखिए, दोज वर्ब्स which can be changed according to their tense, person and pronouns are called finite verb। इसे आप अपने हिसाब से नोट बना लीजिएगा। कह रहा है ऐसी कोई भी क्रिया जो टेंस बदले, पर्सन बदले, प्रोनाउन बदले तो अपना रूप बदल दे, वो फाइनाइट कहलाएगी। जैसे सत्यम लाइक्स टू ईट आइसक्रीम। सत्यम लाइक्स टू ईट आइसक्रीम। सत्यम आइसक्रीम खाना पसंद करता है। अब देखिएगा, यहां लाइक्स है, पहली वर्ब है, और एक और वर्ब है यहां टू ईट। अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी क्रिया के पहले टू लगा देने से इंफिनिटिव बन जाता है। अब देखिएगा, अगर यहां पे सत्यम के जगह क्या है, ऐसा कोई भी वर्ब जो टेंस, पर्सन या प्रोनाउन के द्वारा अपना रूप बदले, अगर हम इसे बदल दें, सत्यम की जगह अगर हम अपने आप को लगा दें, आई लगा दें, तो क्या यह सेंटेंस ऐसे नहीं लिखा जाएगा? आई लाइक टू ईट आइसक्रीम। सत्यम को थोड़ा ना पसंद है, हमको भी पसंद है। कहते हैं कौने अभागा राम नहीं भाव है, किसको आइसक्रीम नहीं पसंद होगा। अब यहाँ इस सत्यम को हमने बदल दिया, किससे? आई से। यानी यहाँ पे जो पर्सन है वो बदल रहा है, सब्जेक्ट बदल रहा है। ऐसे समझिए, ये सिंगुलर था, आई को प्लूरल मान के चलते हैं, तो यहाँ जो यस लगा हुआ था ये यहाँ चेंज हो गया, यस हट गया। इसी बात को पास्ट में ले चलिए। आयुष, पास्ट में ले चलेंगे तो ये लाइक्ड हो जाएगा। लाइक्ड टू ईट आइसक्रीम। आयुष को आइसक्रीम पसंद था। अब देखिएगा, ये प्रेजेंट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। यहां हमने टेंस नहीं बदला है, केवल पर्सन बदला, तो ये वर्ब अपना रूप बदल दी। लाइक्स के जगह लाइक हो गया। अपने रूप को इसने सीमित कर लिया, छोटा कर लिया। किसी प्रेशर या किसी दबाव में अगर वर्ब छोटा हो जाए या बड़ा हो जाए, फाइनाइट है। और जो किसी भी कंडीशन में अपना रूप, रंग, आकार न बदले, वो नॉन फाइनाइट है। आई के साथ, लेकिन जैसे हम लोगों ने यहाँ टेंस बदला, प्रेजेंट के अलावा जैसे पास्ट किया, फिर लाइक किसमें? लाइक्ड में। इसमें डी जुड़ गया, यानी जो आकार अभी तक छोटा था वो आकार फिर से क्या हो गया? बड़ा हो गया। लेकिन न यहां बदलाव हुआ, न यहां बदलाव हुआ, न यहां बदलाव हुआ। ऐसी सभी क्रियाएं जो टेंस के बदलने से, पर्सन के बदलने से, प्रोनाउन के बदलने से अपने रूप को बदलती जाती हैं, ये फाइनाइट कहलाती हैं। और ऐसी सभी क्रियाएं जो टेंस, पर्सन, प्रोनाउन के बदलने के बावजूद भी नहीं बदलती हैं, वो कहलाती हैं नॉन फाइनाइट। नॉन फाइनाइट के लिए जब आप लिखेंगे तो लिखिएगा असीमित, मतलब नॉट सीमित। दोज वर्ब्स व्हिच कैन नॉट बी, लिख लो, दोज verbs which cannot be changed according to their tense, person and pronouns are called non-finite verb। तो फाइनाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा लाइक, ओके, और नॉन फाइनाइट का एग्जाम्पल हो जाएगा टू ईट, टू ईट, टू ईट। बस 2 मिनट और लेंगे आपका इस नॉन फाइनाइट के बेटा जो पार्ट है
वो केवल 3 हैं। इनका अध्ययन किसी स्पेशल वीडियो में बनाएंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर 3 काइंड्स, पार्टिसिपल, बस इतना ही आज, पार्टिसिपल, दूसरा इंफिनिटिव और तीसरा जिरंड। ठीक है, ये एक स्पेशल वीडियो में हम लोग इसे कवर कर लेंगे। लेकिन आज वर्ब के इस कॉलम में हम लोगों को जो कुछ भी पढ़ना था, वर्ब चूंकि सेंटेंस में एकदम जिस तरीके से शरीर में हृदय काम करता है, वाक्य की खूबसूरती को बढ़ाने का, वाक्य के अर्थ को पूरा करने का, एक पूरे वाक्य का निर्माण करने का जो काम है वो अकेले टेंस के ऊपर निर्भर करता है, वो अकेले वर्ब के ऊपर निर्भर करता है। वर्ब के बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन वो सारे प्रकार कहीं ना कहीं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। इसे डिटेल में पढ़ने के लिए आप दूसरे किताबों को भी सर्च कर सकते हैं, लेकिन अगर इस पूरे नोट्स को आप बनाते हैं अपनी किताब से, अपने नोट से, तो सारी चीजें इसमें से क्लियर हो जाएंगी। बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच के इस क्रम में मैं अभी केवल आपके सामने इसको रख रहा हूं, इसके एक्सप्लेनेशन को रख रहा हूं। यूजेज ऑफ टेंस, यूजेज ऑफ एडजेक्टिव, यूजेज ऑफ प्रोनाउन, यूज ऑफ नाउन या कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बेस्ड कैसे होगा, जब ये पूरा एक्सप्लेन हो जाएगा तो हम लोग एक एक टॉपिक को फिर से कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से रूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में ये नहीं आता। एग्जाम में जो आता है उसके लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। एग्जाम में आएगा, टेंस में ही से आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट या वर्ब कंकार्ड। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जैसा सब्जेक्ट होता है वैसा ही वर्ब होना चाहिए। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होनी चाहिए, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल ही होनी चाहिए। इस तरीके से संबंधित सवालों के लिए हम लोग आगे वाले वीडियो में मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।